नमस्कार दोस्तों। कल हमने पढ़ा था भाई प्रस्तावना और आज हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। अपना नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार। हस्तलिखित नोट्स होंगे, मेरे भी नोट्स तैयार हो जाएंगे, साथ में आप भी कर लो, ठीक। मेरा रिवीजन हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चैनल सिर्फ रिवीजन के लिए और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनेंगे। पहली बात, मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य है। वाद योग्य है। अब वाद योग्य का मतलब क्या है? अपने अधिकारों के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, खिलाफ जा सकते हैं, ये मेरा अधिकार है, ठीक है। तो वाद योग्य हैं, ठीक है। कहाँ से लिए गए हैं? तो दूसरी बात है, ये अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। अमेरिका से ये मतलब नहीं है कि हमने अमेरिका वाले ही कॉपी कर लिए, मतलब ये है कि अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए, उसकी तरफ पे हमने हमारे मौलिक अधिकार हैं वो बनाए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मौलिक अधिकारों के बारे में और बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार अपने अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, 36 तक मान लीजिए, क्योंकि 36वां है। वो मौलिक अधिकारों से न जुड़ के थोड़ा सा सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 12 से 36 तक है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने मौलिक अधिकारों से हटके। एक होता है मानवाधिकार। मुझे पता है यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। मानवाधिकार, मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है? ये तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की रक्षा करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को संविधान के अनुसार प्राप्त अधिकार, ठीक है, प्राप्त अधिकार। ये तो क्या हो गए? ये तो हो गए अपने मौलिक अधिकार। लेकिन मानवाधिकार क्या है? कि नेचर यानी प्रकृति जो अधिकार देती है मनुष्य को, यानी मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्राप्त अधिकार, जैसे कि सांस लेना। समझ में आ रहा है ना? व्यक्ति के व्यक्तित्व को संविधान के अनुसार जो प्राप्त अधिकार है वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये और देख लेना। मानवाधिकार दिवस है, ये बनाया जाता है अभी 10 दिसंबर को, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पता करते हैं। अपने हिस्ट्री थोड़ा सा डीपली चलेंगे कि सबसे पहले मौलिक अधिकार कब और कैसे दिए गए। उससे पहले मैं बता दूं कि अपने मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है ये बता देता हूँ। मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, और भाग 3 में ही मौलिक अधिकार है, ठीक है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ। 1215 की बात है, 1215। और इंग्लैंड में एक राजा था, इंग्लैंड का एक शासक था, उस शासक का नाम है जॉन साइमन। शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ मैं, बिल्कुल आप अच्छे से बना लेना, ठीक है। उसका नाम था जॉन साइमन। और ये जो जॉन साइमन है, इसने अपनी जनता को एक चार्टर दिया था, चार्टर। और उस चार्टर में लिखा था कि आप मेरी पूरी की पूरी जनता को ये अधिकार दिए जाते हैं। मतलब कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। और उस चार्टर को कहा गया था मैग्ना कार्टा चार्टर। मैग्ना कार्टा चार्टर, इसीलिए हम भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। समझ में आया? इतना समझ में आया ना? हाँ। इसके बाद हम यहाँ थोड़ी सी हट के बात करें तो विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की? मौलिक अधिकारों की मांग किसने की? तो आपको पता ही होगा, 1789 के आसपास, 1789 में। और एक क्रांति होती है जिसे हम कहते हैं फ्रांस की क्रांति। क्या कहते हैं? फ्रांस की क्रांति। ये जो फ्रांस की क्रांति है, इसमें सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं अपने भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में मांग कब की गई। भारत की बात करें तो भारत में मांग कब की गई इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत में सबसे पहले मांग करने वाला बंदा है तो सर्वप्रथम, नोट्स बना लो आप साथ साथ में, मौलिक अधिकारों की मांग करने वाला, अधिकारों की मांग
किसके द्वारा की गई? तो पहला ही नाम आएगा, सबसे पहले करता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक विधेयक लेके आते हैं, उस विधेयक का नाम था गृह स्वराज विधेयक। गृह स्वराज और विधेयक, और इसमें कहा गया था कि हमें क्या चाहिए? मौलिक अधिकार दिए जाए। ठीक है, पहला तो अपना ये हो गया। दूसरा बात करें तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, मोतीलाल नेहरू द्वारा मांग की गई। ठीक है, उसके अलावा तीसरी बार किसी ने मांग उठाई थी तो वो उठाई थी 1931 में, और कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है वहाँ पे, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। और यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ कराची अधिवेशन में मांग किसके द्वारा उठाई गई थी? ये उठाई गई थी, मांग उठाई गई थी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किन्होंने दी? सरदार की उपाधि दी थी बारदोली। बारदोली जगह है गुजरात में, और बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी उपाधि। समझ में आया? अब बात करें अपने इसके बाद अपना कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसके बाद अपना 1931 में एक होता है गोलमेज सम्मेलन, और गोलमेज सम्मेलन में भी ये बात रखी गई थी कि हमें क्या चाहिए? मौलिक अधिकार चाहिए। और गोलमेज सम्मेलन में बात रखने वाला बंदा है वो है अपने महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है, समझ में आया? चारों ही चीज़ अच्छे से ध्यान कर लेना। ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये भी ध्यान कर लेना। यहाँ पूछेगा कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग किसके द्वारा की गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। यहाँ पूछेगा गोलमेज सम्मेलन में किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अच्छे से पढ़ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें तो संविधान समिति बनाई गई थी। संविधान निर्माण किसमें? इस तरह से लिख लेते हैं, संविधान निर्माण के समय समितियां बनाई गई थी। और सीधी बात है, हर चीज़ के लिए एक समिति बनाई गई थी, तो मौलिक अधिकारों के लिए एक समिति बनाई गई होगी। तो इसमें समिति बनाई गई थी, वो दो समितियां थी। एक तो थी मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति। और ये जो मौलिक अधिकार समिति थी, इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरी बात कर लेते हैं, एक है मौलिक अधिकारों की उप समिति। मौलिक अधिकारों की उप समिति। ये जो उप समिति बनाई गई थी, ये उप समिति है, इसके अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी, ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब हमने क्या किया? संविधान बना दिया, और संविधान बनाने के बाद हमने मौलिक अधिकार भी बना दिए। ठीक है, मौलिक अधिकार बन गए। अब एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो मौलिक अधिकार बनाए गए थे, तब मूल मौलिक अधिकार यानी मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो थी 7, और वर्तमान में है 6। वर्तमान में कितनी है? 6। और ये 6 हैं, इनके बारे में बता दूं कि ये जो 7 मतलब एक कम हुआ है, ये कौन सा था? ये था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। और सीधी बात है, इसमें डायरेक्ट यही बात लिखी गई थी संपत्ति के अधिकार में कि आपके पास आप जितना चाहो, जितनी आपकी औकात हो उतनी संपत्ति रख सकते हो, लेकिन अब नहीं रख सकते। इन्होंने क्या किया? इसका एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान
संशोधन, ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ ये हुआ 1978 में, 1978 में। और इसमें क्या किया, ये जो अनुच्छेद 31 में था, ये अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। इसको इन्होंने चेंज कर दिया, और चेंज करके क्या कर दिया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया, और इसको डाल दिया अनुच्छेद 300 के कै में डाल दिया इसको, और इसको बना दिया कानूनी अधिकार। क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया क्या। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 36 तक है। व्यक्तित्व के को संविधान के अनुसार प्राप्त अधिकार होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मैग्ना कार्टा मैंने आपको बताया था, ये एक बार रिवीजन कर लेना भाई, नोट्स आपने बना ही लिए होंगे साथ साथ में। अब अपनी बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। अब पढ़ेंगे अपने मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो साधारण रूप से मौलिक अधिकार हैं, देखिए जो साधारण मौलिक अधिकार हैं वो तो हैं 12 और 13 में, अनुच्छेद 12 और 13 में। और मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है, ये जो प्रावधान है ये 14 से लेकर और 32 तक है, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, सीधा सीधा पूछ लेगा। चलो बात करते हैं अपने एक एक मौलिक अधिकार की। सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, और ये जो राज्य की परिभाषा ये कैसी है भाई, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आता है, पूरे मौलिक अधिकार पढ़ के चले जाते हैं। और इसमें अनुच्छेद जो 12 है इसमें डायरेक्ट यही याद करके चले जाते हैं कि राज्य की परिभाषा है, पर राज्य की परिभाषा है क्या, ये भी पढ़ना जरूरी है। तो राज्य की परिभाषा क्या है कि सेंटर में तो अपनी संसद या राज्य में अपनी विधानमंडल, देखो सेंटर में यानी केंद्र में तो संसद या राज्य में विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून बनाकर, ठीक है, और स्थापित की गई संस्था और जिन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती हो, सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती हो, क्या कहलाएगी, राज्य कहलाएगी, यानी राज्य में सम्मिलित होगी, सहायता प्राप्त होती हो, वो राज्य में सम्मिलित होंगी। समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। पहले 13 का 1 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 13(1). 13(1) में कहा गया है कि राज्य में लागू ऐसा कानून या विधि, राज्य में लागू ऐसा कानून या विधि जो संविधान के लागू होने से पहले लागू हो। समझे, मान लीजिए कोई कानून है वो अपने संविधान के लागू होने से पहले किसी राज्य में चल रहा है, और वो जो पहले लागू हो, वो जो कानून है जो पहले से चल रहा है वो वर्तमान में लागू होने वाले संविधान के लागू होने में बाधा उत्पन्न कर रहा हो। राज्य में ऐसा कानून या विधि जो संविधान लागू होने से पहले उस राज्य में वह कानून लागू हो। समझिए, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पहले का कानून है और बाद में अपना आया संविधान।
पहले राज्य में कोई कानून लागू था, बाद में अपना संविधान आया और संविधान में वो बात लिखी है जो इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो ये जो कानून होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्य और संविधान का कानून ही लागू होगा। समझ में आया? तो परिभाषा ये हो जाएगी कि राज्य में लागू ऐसा कानून या विधि जो संविधान लागू होने से पहले राज्य में लागू हो और वर्तमान में वो क्या कर रहा हो, वर्तमान में संविधान लागू होने में बाधा उत्पन्न कर रहा हो या संविधान में बाधा उत्पन्न करता हो, बाधा उत्पन्न करता हो, तो उसे शून्य समझा जाएगा। समाप्त नहीं करेंगे, शून्य समझा जाएगा। ठीक है, समाप्त करना मतलब वो खत्म ही हो जाएगा वहां पे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि उसको शून्य समझा जाएगा, मतलब उसका प्रभाव नहीं रहेगा, वो कानून जरूर रहेगा। ठीक है, समाप्त नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13(2) की। अनुच्छेद 13(2) की 13(2) की बात करें, 13(2) में लिखा है कि राज्य है, राज्य ऐसा कोई कानून या विधि, ऐसा कोई कानून या विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर ऐसा कोई कानून बना दिया जाता है तो तुरंत प्रभाव से वह कानून समाप्त समझा जाएगा। ठीक है, समाप्त समझा जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों के पक्ष में कोई भी, यहां पे देखिए जो अधिकार होगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों में यहां क्या है, ऊंचा पद दिया गया है, यानी सर्वोपरि दिया गया है। मौलिक अधिकारों के आगे हर विधि है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए कुछ मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, जो हाल ही में पिछले वर्षों में हुए हैं वो बात बता देता हूँ। तो हाल ही में एक तो अपने 2017 में हुआ था भाई, 2017 में सायरा बानो, आपको याद कराऊंगा अभी मैं क्या हुआ था 2017 में। सायरा बानो वर्सेस भारत संघ, भारत संघ, आपने नाम सुना होगा 3 तलाक, 3 तलाक। ये जो सायरा बानो वर्सेस भारत संघ था, इसमें 3 तलाक को समाप्त कर दिया था, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा था, उल्लंघन कर रहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अपने बात करते हैं 13(3) की। हमने क्या क्या पढ़ लिया, 13(1) पढ़ लिया, 13(2) पढ़ लिया और 13(3). 13 अनुच्छेद है वो है 13(3). 13(3) में कहा गया है, विधि की परिभाषा दी गई है, विधि की या विधि को परिभाषित किया गया है। विधि को परिभाषित किया गया है, तो विधि क्या है, विधि बताएंगे अभी क्या है। विधि है, मान लीजिए सेंटर में संसद या राज्य में विधानमंडल, सेंटर में संसद या राज्य में विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई भी कानून, बनाए गए कानून विधि होंगे। ठीक है, विधि होंगे। दूसरी बात है कि किसी संस्था द्वारा आदेश या उसके नियम, उसके विनियम या परिपत्र, उपविधि, ये सभी कानून यानी विधि समझे जाएंगे। तीसरा है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो अध्यादेश हैं, जो अध्यादेश हैं
ये क्या समझे जाएंगे, ये भी विधि समझे जाएंगे। क्या समझे जाएंगे, विधि ही समझे जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश क्या समझे जाएंगे, विधि समझा जाएंगे। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर 13(3) मैंने आपको बता दिया, अब मैं 13(4) बता रहा हूँ आपको। अनुच्छेद 13(4) इसमें लिखा गया है कि जो संविधान संशोधन, मैंने कल बताया था कि किसी भी संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन है वो 368 के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें लिखा गया कि अनुच्छेद 368 है ना, इसमें हम संविधान का संशोधन करते हैं। और इसमें क्या लिखा है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखी है। ठीक है, तो इसको संविधान संशोधन को विधि में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, विधि में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और ये जो 13(4) है ना, इसको जोड़ा गया था 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन। और 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। ठीक है, हमने 12 व 13 कर लिया। देख लीजिए, हमने यहाँ पे आपको बता दूं कि साधारण और जो प्रावधान है उसमें से साधारण हमने पढ़ लिए, कल हम पढ़ेंगे प्रावधान। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।